दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने 20s में हैं, आपने अभी अभी अपने करियर की स्टार्टिंग करी है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि कहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर कर एक अर्ली एज में ही बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार कर पाएं, ऐसी इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इस सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत ज्ञान में। फ्रेंड्स, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट मेरा कोई भी नया वीडियो आता है किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता है। सो फ्रेंड्स, जब हम अपने 20s में होते हैं, मतलब कि जब भी हम अपने करियर की स्टार्टिंग करते हैं, सपोज वन जैसे कोई 24 में करता है, कोई 25 में करता है, कुछ लोग तो 20th में की एज में ही अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि इस एज में कोई भी हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम काफ़ी रिच हैं या काफ़ी पुअर हैं, बिकॉज हर किसी के पास एक चीज़ ये होती है कि अभी अभी करियर की स्टार्टिंग करी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का से तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी टोटल इनकम क्या है, उसका हमने परसेंटेज बनाकर हमने उसके 20% मिनिमम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखकर चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ किन चीजों को हमें नहीं करना और किस चीज को साथ में लेके चलना है। पहली चीज जिसको हमें नहीं करना है वो ये है कि हमने यहाँ पे लोन्स को अवॉइड करना है। मतलब कि किसी भी टाइप के लोन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं होम लोन्स की। अर्ली एज में अगर हम होम लोन लेते हैं तो वो काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है उसका हमारी इन्वेस्टमेंट पे, वो भी नेगेटिव वे में, बिकॉज हमारा सारा टाइम जो होता है उसको चुकाने में लग जाता है और हम इन्वेस्टमेंट के उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और अगर हम अर्ली एज में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो लेटर ऑन हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज जो कंपाउंडिंग का खेल है, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसमें आपको पता चलेगा वो काफ़ी ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमने होम लोन को अवॉइड करना है अर्ली एज में। अगर हमें होम बाय ही करना है तो हम थोड़े से ईयर्स और वेट कर सकते हैं, उसके बाद हम अपनी इस टाइप के लोन्स को ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको अवॉइड करें। इसके साथ साथ आप कार लोन, इस टाइप के लोन्स को भी अवॉइड करके चलें। और जो अगर आपको 2 व्हीलर लोन लेना है तो वो भी आप काफ़ी मिनिमम सा ही लेकर चलें। इसके बाद आ जाती है बात एजुकेशन लोन की। एजुकेशन लोन को मैं इस यहाँ पे कहूँगा कि आप ले सकते हैं, बिकॉज वो काफ़ी कम परसेंट के इंटरेस्ट पे अवेलेबल होता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है आपके करियर पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही पड़ता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उससे हायर स्टडी ही करते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर काफ़ी अच्छा पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमने ध्यान देनी है, हमने अवॉइड करना है लोन्स को। अब हम बात कर लेते हैं जिस चीज़ को हमने साथ लेकर चलना है, वो है इंश्योरेंस। यहाँ पे मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो इंश्योरेंस 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, अगर हम बात करें वो होते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप एंडोमेंट या मैच्योरिटी टाइप के प्लान्स लो, मतलब कि वो वाले प्लान्स जिनमें कि आपको साथ साथ ये कहा जाता है कि आपकी लाइफ तो इंश्योर्ड है, साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते चल रहे हैं तो आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद जो भी उसका मैच्योरिटी टाइम है उस पर इतना अमाउंट मिलेगा, कुछ अमाउंट सेव हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस होता है वो प्योरली एक इंश्योर्ड वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि आपकी कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी हो जाता है, कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, ऑन दैट टाइम पे ही आपको एक अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए। वो भी आपका जितना भी सालाना पैकेज है, आप सालाना जितना भी अर्न करते हैं, चाहे आप सेल्फ अपना बिजनेस ही क्यों ना रन करते हो, तो अगर आप सपोज 5 लाख आपकी ईयरली अर्निंग है तो आपका उसका 25 गुना, मीन टू से 1 करोड़ 25 लाख, इसके अराउंड आपका एक इंश्योरेंस होना चाहिए। वो वही हो सकता है अगर हम उसको टर्म प्लान लें तो। टर्म प्लान काफ़ी अच्छा होता है, इसके बारे में अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो काफ़ी इसमें वीडियो अवेलेबल भी हैं, तो टर्म प्लान आपको साथ में लेकर चलना है। सेकेंडली हम बात करें अगर हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी नेसेसरी होता है, बिकॉज अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करके चल रहे हैं तो आप साइड बाय अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको भी पता है लाइफ बिल्कुल अनसर्टेन है, आज के टाइम में खाना पीना ऐसा ही है। अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा और किसी भी टाइप के डिसीज का हमको या हमारी फैमिली में किसी को भी बियर करनी पड़ती है, तो वहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंज्यूम हो जाता है, तो इसका भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फ्यूचर अर्निंग्स पे। तो फ्रेंड्स, हमने हेल्थ इंश्योरेंस को भी साथ लेकर चलना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इतना तो वो मिनिमम हो कि जो पर पर्सन हमारी फैमिली में 1 लाख तक का उसको एक अमाउंट, अगर हम बात करें तो इतना तो उनके लिए डिसाइडेड हो। अगर हमारे में कई सारे पर्सन ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, उनको कंपनी ने ही प्रोवाइड किया होगा,
तो वेल एंड गुड है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमें ये साथ में लेकर चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के पार्ट की। इन्वेस्टमेंट के पार्ट में मैं आपको कहूंगा, अगर हम अपनी टोटल अर्निंग हमारी 20,000 है तो उसका हमें 20% साथ साथ ही इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। अब बात आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट अगर हमें करनी है तो हम इन्वेस्टमेंट कहां पे करें, बिकॉज ये बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन है। कई लोग सोचते हैं कि हम फिक्स डिपॉजिट करके चलें, लेकिन मैं फिक्स डिपॉजिट को यहाँ पे अगेंस्ट रहूंगा, बिकॉज अर्ली एज में आपको अपनी जो अर्निंग्स है उसको प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। बिकॉज एफडीज जो होती हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, मतलब कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट को वहां पे प्रोटेक्शन मिलती है और आपको एक डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट उस पर मिल जाता है। बट वो एक डिसाइडेड होता है। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट की तो वो उसको बीट नहीं कर पाता है। आप सपोज वन एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हमें 1 लाख की हम एफडी कर रहे हैं और आज के टाइम में आपको पता है एफडी पे इंटरेस्ट रेट 5.5% के अराउंड चल रहा है, तो 1 लाख पे आपका 5500 के अराउंड आपका ईयरली आपका इंटरेस्ट बनता है। और अगर हम बात करें इन्फ्लेशन रेट की, वो भी 5 से 6% चल रहा है। मतलब कि अगर आज के हम 1 लाख की एफडी करते हैं तो हमें साल बाद उसका 1,05,500 मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इन्फ्लेशन से देखेंगे तो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज चीज अगर हम उससे कुछ चीज परचेज करते हैं आज के टाइम में, तो अगर हम उसे 1 साल बाद उसी अमाउंट से परचेज करेंगे तो वो भी 6% महंगी हो जाएगी। मतलब कि जो हमने इंटरेस्ट अर्न किया एफडी से वो हमारे लिए नाकाफी रहेगा, मतलब कि वो किसी भी उसको हम फ्रूटफुल सेविंग नहीं कह सकते। तो ये वाली जो सेविंग्स होती हैं, जो एफडीज वाली होती हैं, वो ऑलवेज ओल्ड एज में प्रेफर की जाती है, क्योंकि ऑन दैट टाइम पे हमें हमारी एज इतनी नहीं बची होती और ना ही हम इतना रिस्क ले सकते हैं। तब हमारे को हमारे जमा किए हुए जो भी पैसा होता है, हमने जो भी अपनी यूथ में अपना अर्न किया है, उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। तो इसलिए हम वहां पे हम एफडी को प्रेफर करके चलते हैं। हमारी यंग एज में हमने यहाँ पे अपने पैसे को अर्न किए को ग्रो करना है। मीन टू से हम तो अर्न कर ही रहे हैं, जो हमारा कमाया हुआ पैसा है उसे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमने ये देखना है। तो आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि स्टॉक्स के बारे में सबको नॉलेज नहीं होती, तो आप इस बारे में थोड़ा डीपली स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को थोड़ा फास्टली ग्रो कर सकते हो। और अगर हम बात करें मिनिमम 10% की रिटर्न्स आपको वहां से मिल सकती है ऑन एन एवरेज। चाहे तो यहाँ से रिटर्न काफी ज्यादा मिल जाती है, बट हम कई बार लॉसेज भी होते हैं, कई बार मार्केट में डाउन्स भी आते हैं, कई बार अप भी आते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें तो 10% की रिटर्न्स इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो आपको स्टॉक्स की थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता है बेटर, किसी के कहने पे सुनने पे आपने कभी भी स्टॉक बाय नहीं करने हैं, बिकॉज नोबडी प्रेडिक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट में इसके बारे में। तो फ्रेंड्स आप इसको अपने बिहाफ पे स्टडी करें, उसके बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके चलें। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाती है, वो होती है म्यूचुअल फंड्स की। बिकॉज सारे लोग स्टॉक्स मार्केट के बारे में नहीं जानते, लेकिन रिटर्न सारे चाहते हैं कि हमारे पास भी अच्छी आए, हम साइड बाय अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी करें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो भी अपने बिहाफ पे अर्न करें। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है उन लोगों के लिए जो लोग स्टॉक मार्केट को अपने आप जहां पे स्टॉक परचेज नहीं करना जानते हैं। तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। वैसे इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका मैं जो लिंक है ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स में आपने क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड सपोज वन, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक गाड़ी को खुद चलाना और एक गाड़ी को ड्राइवर के बिहाफ पे आप रन करवाना। अगर हम स्टॉक मार्केट में सेल्फ बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो इट मीन्स ये हुआ कि हम गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे हैं, हमें सब कुछ देखना है कि कहाँ मोड़ना है, कैसे चलाना है, कब ब्रेक लगाना है। अगर हमें गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती है, हमें डर लगता है कि हम यहाँ पे हिली एरिया पे नहीं चला पाएंगे, तो अगर हम इसके लिए किसी ड्राइवर को हायर कर लेते हैं तो ड्राइवर के पास इस टाइप की एक्सपर्टाइज होती है। हम जस्ट उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि यहाँ पे हमें जाना है, ड्राइवर अपने आप चलाकर वहां ले जाता है। तो इसी बिहाफ पे ही सेम एज इट इज ही म्यूचुअल फंड वर्क करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्टाइज मैनेजर्स होते हैं इन कंपनीज के, जिनको कि हम फंड मैनेजर कहते हैं। ये हमसे थोड़ा सा चार्ज लेते हैं जो काफी मिनिमम सा होता है। आप इसको स्टडी करके डिसाइड कर सकते हो। कई सारे हमारे पास म्यूचुअल फंड्स कंपनीज अवेलेबल है कि किसका चार्ज कम है। और ऑलवेज हमें ये करना चाहिए, हमें डायरेक्ट मोड में ही म्यूचुअल फंड को बाय करना चाहिए, क्योंकि उस पर जो हमारा सर्विस चार्ज है काफी कम लगता है और इसका जो लॉन्ग टर्म पे इंपैक्ट होता है हमारी इन्वेस्टमेंट पे, वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड्स को ले सकते हैं अगर हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि वो हमारे बिहाफ पे हमारे डिपॉजिट जो भी हमारा अमाउंट हम यहाँ पे पर मंथ डिसाइड करते हैं, वो वहां पे उसके स्टॉक बाय करते हैं। जिस भी टाइप के वो म्यूचुअल फंड्स है उस टाइप के वो स्टॉक्स बाय करते हैं और ओवर द लॉन्ग टाइम
क्या होता है कि हमें जो स्टॉक से रिटर्न्स मिलनी होती है वो हमें म्यूचुअल फंड से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स को भी साथ साथ लेके चल सकते हैं। इसके बाद हमारा बची हुई जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है उसको हम एक इमरजेंसी फंड के लिए यूज कर सकते हैं, या लिटिल बिट आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो टाइप करेंसीज के लिए, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज ये काफी रिस्की होती हैं, उसमें कर सकते हैं। नहीं तो आप उसको इमरजेंसी फंड के लिए एक पार्ट जरूर सेव करके चलें, बिकॉज अगर हम इमरजेंसी फंड के लिए सेव करके नहीं चलेंगे और हमें अचानक किसी भी टाइप की अनसर्टेनिटी आ जाती है लाइफ में, तो हम क्या होगा, हमारा ध्यान इन म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में इन्वेस्टेड मनी पर जाएगा और ऑन दैट टाइम पे अगर इनकी वैल्यू डाउन होगी तो हम लॉस जरूर बियर करेंगे। तो फ्रेंड्स इमरजेंसी फंड हमारा एक सेपरेट होना चाहिए और जो हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो प्योरली इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर हम इमरजेंसी में उस फंड को यूज कर लेंगे तो हमारे को लॉस ही लॉस होगा और हमारे इन्वेस्टमेंट का जो हमारा जो ड्रीम है जो हम लेकर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि कितनी परसेंटाइल्स के हिसाब से यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग ये आपका भी अलग हो सकता है, बट मेरे को जितना लगता है कि अगर हम अर्लीज में हैं तो हमें अपना 40% स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के पार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर हमारी अर्निंग एक जितनी भी 20,000 अराउंड है या 50,000 अराउंड है उसका 20% हमने इन्वेस्टमेंट के लिए सेपरेट करना है। उसके बाद उसको जब हम आगे सेग्रीगेट करेंगे वो हम करेंगे, उसमें से हमें 35 to 40% स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके चलना है। उसके बाद रेस्ट 30 to 35% हमने आगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके चलना है। अगर हमें स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है तो हम इसको म्यूचुअल फंड्स में भी प्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो रेस्ट अमाउंट हमारे पास बचा जो कि 20 to 25% उसे हमें अपने इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना है, जो कि हमारे को किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए हमेशा प्रिपेयर करके रखेगा। उस फंड को हमने वहां पे सेव करके चलना है। तो फ्रेंड्स अगर हम इस टाइप की स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो डेफिनेटली हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो गोल होता है वो यही होता है कि हम अर्ली एज में रिटायरमेंट हमें ले लें। बिकॉज आजकल का जो यूथ है वो चाहता है कि मैं 30 ईयर्स तक अर्निंग करूं, उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो भी हमारे को रिटर्न्स मिलती है वह उसको लेकर रिटायरमेंट लेकर एक अच्छी लाइफ आगे जी सकूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक म्यूचुअल फंड्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर सपोज हम अर्ली एज में अपनी स्टार्टिंग करते हैं और 30 ईयर्स का हम अपना टाइम स्पेन लेकर चल रहे हैं कि इतने ईयर्स तक हम यहाँ डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे म्यूचुअल फंड्स में, तो हम किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अगर हम देखते हैं कि 10% तो मिनिमम इंटरेस्ट जो रिटर्न्स है वो मिल ही जाती है अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो अगर हमें यहाँ पे 1 करोड़ का ड्रीम लेकर चल रहे हैं, आपने सिर्फ 3,000 की पर मंथ बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके चलनी है। अगर हम 1 करोड़ का जो ड्रीम लेकर चल रहे हैं उसके लिए अगर हम एक आइडिया लेके चलते हैं कि 12% की हमें म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे ईयरली बेसिस पे रिटर्न मिलेगी, तो आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर हम 3,000 की पर मंथ अपनी इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं और 25 की एवरेज एज से मैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो 55 की एज तक हमें 30 इयर्स मिलते हैं। ऑन दैट टाइम तक अगर हम लेकर चलें एक डिसिप्लिन मैनर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो आप देख रहे होंगे लास्ट में जो टोटल वैल्यू हमें मिल रही है वो मोर देन 1 करोड़ मिल रही है, जो कि 1 करोड़ 5 लाख समथिंग है। तो फ्रेंड्स अब एक चीज और देखिए, अगर हम अपनी यही वाली इन्वेस्टमेंट 35 की एज में स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अगर हम रिटायरमेंट का क्राइटेरिया आज के टाइम में ले तो 55 ईयर्स तक सफिशिएंट वे बनता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि 55 ईयर्स की एज तक अगर हम 35 से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 20 ईयर्स में हमें यही वैल्यू जो कि हम 3,000 यहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करेंगे तो हमें 29 लाख समथिंग मिलेगी। मीन टू से देखिए कितना इंपैक्ट पड़ता है एक अर्ली एज में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी अर्ली एज में हैं तो टाइमली अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, जो कि आप उसको किसी भी वे में कर सकते हैं, बट बेटर वे यही है जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स या फिर एक अपना इमरजेंसी फंड जरूर बिल्ड करके चलें। साथ साथ आपने इंश्योरेंस को जरूर लेकर चलना है। हाँ, आपने लॉन्च को अवॉइड करना है अर्ली एज में। तो फ्रेंड्स होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टिल द टाइम स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्थी।